उस समय वर्ल्ड रिसेशन के कारण भारत सहित पूरी दुनिया भर में नकदी का संकट हो गया था और हर कोई नौकरी और पैसे की समस्या से जूझ रहा था। भारत ही नहीं, विश्व की तमाम कंपनियों पर ताले लग रहे थे और बादलों में उड़ने वाले किंगफिशर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। धीरे धीरे मरता क्या ना करता वाली हालत किंगफिशर की हो गई। नतीजन किंगफिशर एयरलाइन को अपने बेड़े को 66 विमानों से घटाकर 28 का करना पड़ा। कहीं ना कहीं अब मालिया को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि कश्ती मझधार में डूबने वाली है। उसका अंदाजा सही भी निकला। किंगफिशर एयरलाइंस और मालिया की बाकी कंपनियों के कर्मचारियों को 1 साल से वेतन ही नहीं मिल रहा था। ऐसे में किंगफिशर एयरलाइंस को डूबता देखकर कर्मचारियों ने अपनी वेतन मांग को लेकर हड़ताल कर दी। मुंबई स्थित किंगफिशर ऑफिस के सामने हजारों लोग धरने पर बैठ गए। देश का मीडिया मालिया की खबरों से भर गया था, पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने मालिया एम्पायर को जड़ से हिलाकर रख दिया, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यह हर किसी को हैरान कर देने वाला था। साल 2008 में माल्या ने एसबीआई से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह लोन किंगफिशर एयरलाइंस को दिवालिया होने से बचाने के नाम पर था। उसी समय ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध से भरा फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल पर कोई क्रिकेट लीग चालू होने वाला था। उससे पहले भी एक क्रिकेट लीग शुरू हुआ था, ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, जिसके हेड कपिल देव थे। लेकिन BCCI से खटपट के बाद ये बंद हो गया, जबकि IPL BCCI द्वारा ही संचालित थी, जिसमें बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स ने टीम खरीदी। हालांकि इसके करता धरता ललित मोदी भी अरबों का गबन कर भगोड़ा बन गया। IPL में माल्या ने भी टीम खरीदी, जिसका नाम रखा गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कि विजय माल्या ने 476 करोड़ रुपए में बैंगलोर फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है, हर कोई सकते में आ गया। किंगफिशर के वो कर्मचारी जिन्हें सैलरी के नाम पर सिर्फ अगली तारीख मिल रही थी, वे सब आक्रोश में आ गए। उन्होंने अपना विरोध और भी तेज कर दिया और सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। आते भी क्यों नहीं, हर किसी को अपने पैसे कभी ना मिलने का अंदाजा हो गया था। उस समय जहां माल्या सरकार के सामने रो रहा था कि किंगफिशर एयरलाइन को बचाओ, माल्या एम्पायर की सरकार को मदद करनी चाहिए। किंगफिशर एयरलाइन भारत की पहचान है। वर्ल्ड भयंकर रिसेशन के दौर से गुजर रहा था। हर जगह त्राही त्राही मची थी। ऐसे समय में IPL में इतनी महंगी टीम खरीदना और बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करना ये साबित कर रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा गोल गबन चल रहा है। पर कहीं ना कहीं उसके ढोल में बोल तो था ही। अब हालात ये हो गए थे कि माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करने की नौबत आ रही थी, क्योंकि कोई भी किंगफिशर एयरलाइंस के साथ काम नहीं करना चाह रहा था और ना ही किंगफिशर एयरलाइंस के पास पैसे थे और ना ही फ्लाइट की कोई बुकिंग हो रही थी। वैसे तो किंगफिशर उस समय में देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी, पर साल 2013 के मार्च के महीने में इस कंपनी को 2142 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घाटा हुआ, जिसने लिकर किंग के बिजनेस की कमर तोड़कर रख दी। इन घाटों का सबसे बड़ा कारण किंगफिशर की शानो शौकत और वर्ल्ड रिसेशन का आ जाना था। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरी फ्लाइट थी और इसका टिकट काफी महंगा होने की वजह से अपर मिडिल क्लास की पहुंच से ये परे थे। मिडिल क्लास आदमी के लिए उस समय किंगफिशर एयरलाइंस में यात्रा करना एक खूबसूरत सपने जैसा होता था, जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की बुकिंग में बहुत तेजी से गिरावट हुई। ये सब चल ही रहा था कि तभी किंगफिशर एयरलाइंस को 1600 करोड़ रुपए बैंक, एयरपोर्ट समेत बाकी कई जगहों पर तत्काल भरने का नोटिस आ गया। ये वो पैसा था जो माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने में लगाया था, पर किंगफिशर के किंग माल्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और ये किसी को भी नहीं पता था। माल्या को अब जल्द से जल्द 1600 करोड़ रुपए बैंक और एयरपोर्ट के चार्जेस के तौर पर जमा करना था। इसलिए इसने यूबी ग्रुप के मेंबरों से मदद मांगी और कई बार फंडिंग के लिए पुनः प्रवर्तन योजना दायर की। किंतु पिछले 8 सालों में एयरलाइंस द्वारा एक बार भी लाभ न कमाने की वजह से यूबी ग्रुप के मेंबरों का भरोसा भी माल्या पर से उठ रहा था और यूबी ग्रुप में उसका विरोध भी अब बढ़ रहा था। यूबी ग्रुप को समझ आ गया था अब इसे फंड करने का मतलब खुद की लुटिया डुबोना है।
इसलिए यूबी ग्रुप ने इसकी फंडिंग की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि अब हर किसी को पता था कि दाल में कुछ काला है और अब किंगफिशर एयरलाइंस लिकर किंग के गले में फंसी हड्डी की तरह हो गई थी। पर माल्या बहुत तेज दिमाग का आदमी था। इन सब घाटों से उबरने और यूबी ग्रुप ने अपनी पैठ फिर से कायम करने के लिए उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था, और अपने प्लान को सफल करने के लिए उसे सबसे पहले सरकार का भरोसे पात्र बनना था। इसके लिए उसने सबसे पहले राजनीति में अपनी सक्रियता को और बढ़ा दिया। साथ ही साथ अपने दूसरे बिजनेस किंगफिशर कैलेंडर पर अपना फोकस किया। किंगफिशर कैलेंडर की स्थापना भी साल 2003 में ही हुई थी। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ किंगफिशर कैलेंडर की भी नींव डाली थी। ये एक ऐसा कैलेंडर था जहां बेपर्दा हुस्न को बेतहाशा खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। इस कैलेंडर की दीवानगी भी कुछ अलग ही लेवल की थी। कुछ लोग इसे ग्लैमर कहते थे तो कुछ अश्लील, लेकिन माल्या इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहता था। और वो कहता था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो लोगों के क्रिटिसिज्म को भी अपने फायदे के लिए यूज कर लेता था। उसे पता था कि जवान लड़कियों की खूबसूरती को किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर अरबों कमाए जाते हैं। तो चलिए आपको भी अय्याश लिकर किंग माल्या के वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ मजेदार किस्से सुनाते हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। शायद नहीं, यकीनन चौंक जाएंगे। किंगफिशर कैलेंडर विजय माल्या के यूबी ग्रुप द्वारा पब्लिश किया जाता था और इसे भारत में उस समय फीमेल मॉडल्स के लिए बेस्ट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म माना जाता था। इस कैलेंडर का हिस्सा बनने के लिए बड़ी बड़ी मॉडल्स तरसती थी और इस कैलेंडर का चेहरा बनने के लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार रहती थी। साल 2003 के पहले संस्करण से ही किंगफिशर कैलेंडर से फैशन फोटोग्राफर अतुल कासबेकर इसके साथ जुड़ गए। अतुल कासबेकर बॉलीवुड की मॉडल्स की फोटोज को बड़ी ही खूबसूरती से कैप्चर करने में माहिर थे और इस कैलेंडर के लिए इनसे बेस्ट फोटोग्राफर शायद ही कोई और था। अतुल का चुनाव माल्या की बेहतरीन परख का गवाह भी था। किंगफिशर कैलेंडर के सबसे पहले एडिशन की मॉडल्स में से कटरीना कैफ भी एक थी। वहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। विजय माल्या बहुत होशियार था। उसने शूट से भी पैसे कमाने की सोची, क्योंकि 2010 तक आते आते किंगफिशर कैलेंडर बहुत ही फेमस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस को लगातार घाटा हो रहा था। तो साल 2010 से किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल हंट कंपटीशन शुरू कर दिया। इस मॉडल हंट कंपटीशन को किंगफिशर सुपर मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता था। ये कंपटीशन हर साल होता था, जिसमें विनर बनने वाली मॉडल किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा बनती थी। 13 एपिसोड वाले इस कंपटीशन को टीवी पर दिखाया जाता था। इस रियलिटी शो में 10 एस्पिरेंट मॉडल्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन कराया जाता था, ठीक वैसा ही जैसा मिस वर्ल्ड के विनर बनने के लिए कराया जाता है। और कहते हैं इस शो की इतनी टीआरपी थी कि सिर्फ इस कंपटीशन से माल्या करोड़ों कमाता था। किंगफिशर कैलेंडर के शूट पर माल्या हमेशा रहता था और मौज मस्ती करता था। मोनोकिनी और बिकिनी पहनी हुई हुस्न की अदाकाराओं के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए, उन्हें किस करते हुए उसकी तमाम फोटोज आए दिन आया करती थी। रंगीन मिजाज माल्या इस समय 7वें आसमान पर था। दीपिका पादुकोण, याना गुप्ता, सारा जेन डियाज से लेकर ब्रूना अब्दुल्ला, प्रीति देसाई, नरगिस फाखरी, ईशा गुप्ता, सयामी खेर जैसी कई एक्ट्रेस किंगफिशर गर्ल थी और इनके साथ लेकर किंग हाई फाई पार्टी करता था। पर अब 2009 आते आते उनकी टेंशन थोड़ी बढ़ने लगी थी, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा बढ़ता जा रहा था और वो कहीं ना कहीं किंगफिशर कैलेंडर से इतने कमाने के बाद भी किंगफिशर एयरलाइंस घाटा रिकवर करने में नाकामयाब हो रहा था। आखिरकार मरता क्या ना करता वाला हाल माल्या का हो गया। वहीं दूसरी तरफ इनकी रंगीनियों के चलते इनकी पत्नी से क्लैशेस बढ़ते जा रहे थे और कहा जाता है कि रेखा और माल्या में झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि दोनों के बीच तलाक तक की नौबत आने वाली थी। पर अब उस समय लिकर किंग के लिए इससे भी बड़ी कई और चुनौतियां थी। उसे किंगफिशर एयरलाइंस को डूबने से बचाना था, जिसके लिए उसने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। मास्टरमाइंड माल्या ने एक प्लान बनाया जिसके तहत सरकारी खजाने में सेंध लगानी थी। क्या माल्या अपने इस प्लान में कामयाब होगा?